हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल विजय अवस्थी साइंस। तो स्टूडेंट्स, विजय अवस्थी साइंस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास से, टॉपिक ले रहे हैं 11th क्लास साइंस यानी फिजिक्स से। तो फिजिक्स से जो है आज हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1 को। तो चैप्टर नंबर 1 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिक्स है यानी भौतिक विज्ञान से हम चैप्टर को ले रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है 11th क्लास के लिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं इस लेसन के बारे में मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूं कि बेसिक इसमें क्या होने वाला है और किस टाइप से इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इसे बेसिकली अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन से या किसी मेडिकल लाइन की प्रिपरेशन से अगर आप सोच रहे हैं कि इसका जो है आपका नीट के अंदर कोई क्वेश्चन इसमें से पुट कर लिया जाएगा जो इंपोर्टेंट हो, तो स्टूडेंट उसके चांस बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है। और IIT जी वगैरह में भी इसके चांस पूछे जाने जो है इस चैप्टर में से बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है। अभी तक क्या होता था कि आपने 9th और 10th में सिंपली आपने फिजिक्स पढ़ लिया, यानी एक बुक में से क्या आपने कर लिया, कुछ चैप्टर जो थे आपके वो केमिस्ट्री के थे, कुछ चैप्टर जो थे वो बायोलॉजी के थे, बायोलॉजी में से भी कुछ जो थे वो जियोलॉजी के थे और कुछ बॉटनी के थे, यानी जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दोनों के थे। और कुछ चैप्टर जो थे वो किसके थे, आपके फिजिक्स के थे यानी भौतिक विज्ञान के थे। तो स्टूडेंट, होता क्या है कि छोटी क्लासों में हमें उनके बारे में बहुत ही नैरेटिव यानी बहुत छोटी छोटी सी जानकारी दी हुई होती है। और जब हम 11th क्लास में या बोर्ड क्लास में आते हैं यानी 12th क्लास में आते हैं, तो यही इन्हीं चीजों के काफी जो हमें अध्ययन करना होता है, स्टडी जो करनी होती है वो हमें काफी डिटेल में करनी होती है। और अगर आप इससे आगे चले जाएंगे, अपर क्लास में चले जाएंगे, तो एक एक चैप्टर पर एक एक टॉपिक पर स्टूडेंट्स आपकी एक एक यूनिट हो जाती है, जो कि आपने इससे पहले एक चैप्टर में पढ़ी थी या एक चैप्टर में ही सिर्फ आपने एक डेफिनेशन के रूप में पढ़ी थी। ठीक है, यानी एक टॉपिक ही क्या बन जाता है, एक पूरी यूनिट बन जाता है। तो यहां पर इसी से संबंधित हम कुछ पढ़ेंगे। तो कुछ बेसिक है ये चैप्टर, जो आपको ये मान लीजिए आपको फिजिक्स का आप इंट्रोडक्शन इसके अंदर पढ़ रहे हैं कि फिजिक्स होगी क्या, यानी भौतिक विज्ञान क्या है, इसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं, इसे किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, यानी इसे कैसे क्लासिफाई किया गया है, और थोड़ी सी कुछ डीपली और थ्योरिकली इसके अंदर कुछ चीजें आप पढ़ेंगे। बेसिक सी चीजें हैं स्टूडेंट जो आपको पता तो देखो होनी चाहिए, और 1-2 मार्क्स की जो होंगी वो आपके क्वेश्चन पेपर में पूछी जा सकती है। ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा देखिए, बहुत ज्यादा सीरियस चैप्टर को लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप ये जो पहले जो आप पढ़ चुके हो, यानी कि आपने 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, उसी से संबंधित ही, उसी की जो छोटी छोटी डेफिनेशन थी उनसे ही संबंधित ये वाला चैप्टर आपका बनने वाला है। और थोड़ी सी डिटेल में आगे इसकी कौन कौन सी यूनिट होती है आगे इसमें पढ़ेंगे कि इस जो फिजिक्स जो है, अभी तक तो हम क्या सोचते थे, जो फिजिक्स जो है हमारा भौतिक विज्ञान जो है वो सिर्फ क्या है, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स से रिलेटेड है। बट अब इसके अंदर हम आगे इस वाले चैप्टर में और क्या पढ़ सकते हैं कि इसकी ब्रांच कौन कौन सी है और कैसे फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान जो है अदर चीजों से भी रिलेट करता है, अदर सब्जेक्ट से भी रिलेट करता है। जैसे मैथमेटिक्स से कैसे रिलेट करता है, बायोलॉजी से कैसे रिलेट करता है, केमिस्ट्री से कैसे रिलेट करता है। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि फिजिक्स है क्या, यानी भौतिक विज्ञान है क्या। फिजिकल वर्ड है यानी कि भौतिकी, जो आपके संसार के अंदर जो भी आपकी भौतिक जो गतिविधियां जो होती हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। अब सबसे पहले आते हैं फिजिक्स क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है। फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, यानी जो फिजिक्स है वो क्या है, स्टडी करी जाती है इस सब्जेक्ट के अंदर, किसमें, नेचुरल चीजों की, और नेचुरल यानी प्राकृतिक, और प्राकृतिक जो घटनाएं जो होती है, नेचुरल फिनोमेना जो होते हैं उनके बारे में, उनके पीछे का रीजन क्या होता है उनकी घटना होने का, उसके बारे में हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। उसके अंदर हमारा इन्हीं सभी चीजों से रिलेट करता है और इन्हीं के बारे में हमें बताया जाता है। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो स्टूडेंट क्या होगा, भाई देखिए आजकल वैसे भी बरसात का मौसम चल रहा है, तो आपने देखो बरसात के मौसम में आसमान में बिजली तड़कती है, बिजली चमकती है। तो बिजली क्यों चमकती है, इसका रीजन क्या होगा। और जो हम देखते हैं कि इतनी उसकी शाइन जो होती है वो क्यों होती है, उसके अंदर कितना करंट होता है, एसी होती है वो, यानी आपका एसी अल्टरनेटिव करंट होता है, या उसके अंदर डीसी करंट होता है, कैसे चार्ज होते हैं। तो ये सारी चीजें हम किसके अंदर पढ़ते हैं, है तो देखो वो नेचुरल फिनोमेना ना, नेचुरल फिनोमेना है, और इसी के बारे में हम इसी टाइप्स की चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो वो आपका कौन सा सब्जेक्ट होता है, किसके अंदर पढ़ते हैं हम, फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है टॉपिक आपका साइंस। साइंस क्या है, सबसे पहले देखिए, साइंस
हैज कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो साइंस जो है, विज्ञान जो है, ये साइंस जो वर्ड जो लिया गया है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि केमिस्ट्री में है, आपके केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। जैसे कि अभी हमने जो प्रीवियस क्लास अपनी 10th क्लास में जो कि अभी हम पास आउट करके आए हैं, उसमें भी हमने पढ़ा था कि जो हमारी साइंस जो होती है, यानी केमिस्ट्री में कई सारी चीजें जो होती हैं, जैसे आपने पढ़ा कि कार्बन को सी से प्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है, देखो जब कार्बन को हम सी से प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, कार्बन को सी से प्रेजेंट कर रहे हैं, परंतु देखिए कार्बन के आगे क्या था, सी था, CrBO कार्बन था, तो कार्बन को हमने सी से प्रेजेंट करा, परंतु हमने लेड को हमने पीवी से क्यों प्रेजेंट करा? क्यों? क्योंकि लैटिन जो आपकी भाषा होती है उसका नाम जो होता है वो पीवी से स्टार्ट होता है, इसलिए लेट को क्या करते हैं, पीवी से प्रेजेंट करते हैं। यानी लैटिन जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो आपकी साइंस या उनके नाम रखने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है, आगे जब केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बाकी की डिटेल हम वहां पे से पढ़ लेंगे। चलते हैं हम अपने सब्जेक्ट में। देखिए, तो साइंस हैज कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जिसका नाम क्या था, आपका नाम क्या था इसका, सेंटिया। क्या हुआ था? सेंटिया। सेंटिया वर्ड से जो है हमने क्या लिया, लैटिन वर्ड भाषा से इसका नाम उठा के पिक करा और नाम क्या बना दिया, क्या पड़ गया इसका, साइंस। सेंटिया से क्या पड़ गया, साइंटिया से क्या पड़ गया, साइंस पड़ गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि सेंटिया का मतलब क्या है, विच मीन्स, यानी इसका मतलब क्या है, टू नो या नॉलेज, यानी कि ज्ञान, नॉलेज किसी के बारे में रखना, किसी चीज के बारे में जानकारी रखना। जिस सब्जेक्ट के अंदर हम उसके बारे में जानकारी रखेंगे, यानी उसके पीछे होने का रीजन क्या है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, तो ये सब हम कहां पढ़ते हैं, साइंस में पढ़ते हैं। स्टूडेंट देखिए, इंग्लिश मीडियम का, मैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, यानी हम कह सकते हैं कि इंग्लिश में मैं आपको समझा रहा हूं, यानी इससे आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी समझने में आसानी होगी और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी समझने में आसानी होगी। अगर आपको स्टूडेंट वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। 11th क्लास का टॉपिक है, इसी तरीके से मैं आपके लिए कोशिश करूंगा। मैं काफी दिन से जो था वीडियो नहीं आ पा रही थी, पर मैं कोशिश करूंगा कि अब आपकी हफ्ते में एक वीडियो आपको चैप्टर की मिल जाए। ठीक है, तो चलते हैं स्टूडेंट। यहां पर हमने पढ़ लिया क्या था, साइंस के बारे में क्या था। अच्छा, अब देखते हैं द नॉलेज ऑफ, देखो नॉलेज क्या है, द नॉलेज दस गेन व्हिच हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि एक किसी भी चीज की नॉलेज है उसे वो क्या होगी, ट्रांसफर होती रहेगी, स्थानांतरित होती रहेगी जनरेशन टू जनरेशन। जैसे जनरेशन टू जनरेशन, कैसे हम कह सकते हैं कि दादाजी ने कोई चीज सीखी, अपना वो हुनर किसे दे दिया, पिताजी को दे दिया, और पिताजी ने किसको दे दिया, अपने बेटे को दे दिया। तो यानी जनरेशन टू जनरेशन जो है वो चीज ट्रांसफर होती चलेगी। एक एग्जांपल से समझते हैं, आग का आविष्कार जो था आदि मानव ने किया था, ठीक है ना, आदि मानव ने किया। अब क्या करा था उन्होंने, जो आग का आविष्कार करा, पहिए का जो आविष्कार करा, तो क्या करा उन्होंने, करा और हम लोग भूल गए क्या, ऐसा तो नहीं है ना। वहां से क्या हुआ, वो ट्रांसफर होकर नेक्स्ट जनरेशन में हुआ और आज तक हम उनके आविष्कारों को यूज करते आ रहे हैं। आज तक हम उनके आविष्कारों का यूज करें ना। एडिसन ने क्या करा, एडिसन ने इन्वेंशन कर दिया, लाइट का इन्वेंशन कर दिया, बल्ब का इन्वेंशन कर दिया, किसी ने किसी चीज का इन्वेंशन कर दिया, तो वो तो इन्वेंशन करते हैं और उस नॉलेज के थ्रू उसका गेन, उसका फायदा तो हम लोग आज भी उठाते हैं ना। जनरेशन टू जनरेशन वो इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसफॉर्म होती रहती है और उसके अंदर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन समय के साथ होता रहता है, नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, नए नए आविष्कार होते रहते हैं। चलिए, तो जनरेशन टू जनरेशन, ईच जनरेशन एडिंग अ न्यू फैक्ट, यानी हर जनरेशन पे आने के बाद में कुछ और उसके अंदर नॉलेज इकट्ठी करी जाती है और कुछ संशोधन किया जाता है और कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है, यानी और न्यू फैक्ट उसके अंदर ऐड किए जाते हैं, इज नोन एज द साइंस। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, साइंस बोला जाता है, विज्ञान बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि आपकी जो है द साइंटिफिक मेथड। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी भी चीज का आविष्कार होता है तो वो होता कैसे। तो सबसे पहले समझ लें, आवश्यकता जो होती है वही आविष्कार की जननी होती है। अगर किसी चीज की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो ध्यान रखिए किसी चीज का आविष्कार भी नहीं किया जाएगा। जैसे कि पुराने समय में क्या था, हमें कहीं पर कोई लोडेड यानी कोई वजन ले जाने के लिए कोई सामान, भारी सामान ले जाना पड़ता, तो बड़ी परेशानी हुआ करती थी, बड़ी परेशानी थी। तो फिर धीमे धीमे क्या हुआ, समझ में आया कि किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो किसका आविष्कार करा, पहिए का आविष्कार करा, कि अगर हम किसी चीज पर उस सामान को रखेंगे, उसे रोल करेंगे, घुमाएंगे, तो एक जगह से दूसरी जगह उस सामान को आसानी से ले जाया जा सकता है। यानी कि हमें उसके ऊपर बहुत ज्यादा वजन उठा के अपने ऊपर कैरी करके सामान ले जाने की जरूरत नहीं है। उसमें मैन पावर भी ज्यादा लगती है और अपनी पावर भी ज्यादा लगती है। ठीक है ना, ज्यादा बल लगेगा और काम कम होगा। फिर क्या हुआ, फिर ये टेक्नोलॉजी डेवलप करी गई कि पहिए का आविष्कार करा और किसी चीज को रोलिंग करके, यानी पहिए के माध्यम से है किसी चीज पे रख के या रोल करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाने लगा। ठीक है, तो इसी टाइप से नए नए फैक्ट्सों का आविष्कार हुआ और नई नई चीजें बनती चली गई। ठीक है ना।
अच्छा, अब चलते हैं। सबसे पहले एक मेथड क्या होता है, ऑब्जर्व द फैक्ट। सबसे पहले क्या करा जाता है, उस फैक्ट का ऑब्जर्व किया जाता है, यानी कि कोई भी चीज अगर है तो सबसे पहले उसका गहन अध्ययन किया जाता है। कोई चीज, कोई भी जो उसका रीजन है, सबसे पहले उसका क्या करेंगे, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका रीजन क्या है और उसका समाधान कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या क्या करा जाता है, उस फैक्ट का ऑब्जर्वेशन किया जाता है, यानी गहन अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, अब देखिए क्या होगा, प्रपोज थ्योरी एंड हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन। अपने ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई हाइपोथेसिस यानी कि कोई ना कोई थ्योरी गिवन दी जाती है और क्या करा जाता है, हाइपोथेसिस का एक्सप्लेन किया जाता है ऑफ ऑब्जर्वेशन। अपने ऑब्जर्वेशन को सबके सामने प्रस्तुत किया जाता है और उससे रिलेटेड कोई थ्योरी दी जाती है, यानी जो भी हमने थ्योरी करी, यानी कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम थी, हमने उसका आविष्कार किया और उसके बारे में हमें एक देना पड़ेगा, एक नरेशन करेंगे या एक थ्योरी प्रेजेंट करनी पड़ेगी, जिसे क्या बोलेंगे, हाइपोथेसिस बोला जाता है। यानी कि परिकल्पना, यानी कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूं, मैंने उसका समाधान किस तरीके से निकाला, कौन कौन से नियम उसके अंदर अप्लाई करे और उससे रिजल्ट क्या आया। तो इस सब चीजों को जब हम प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट टाइप बना देंगे, हम उसे रिटर्न में रखेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, हाइपोथेसिस बोला जाएगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। अब फिर क्या होगा इसके बाद में, टेस्टिंग एंड वैलिडिटी ऑफ द, ठीक है, अब उसकी क्या होगी, जो आपकी थ्योरिकल जो है प्रेडिक्शन जो है उसका बेस के प्रपोज क्या करी जाएगी, उसकी एक थ्योरी प्रेजेंट की जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, मॉडिफिकेशन ऑफ द थ्योरी इट्स नेसेसरी। अब नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, या हम ही करेंगे, क्या करेंगे, पहले हमने वो थ्योरी दे दी, अगर उसके अंदर और भी कुछ सुधार होना है, नेसेसरी है, हम देख रहे हैं कुछ मॉडिफिकेशन होना होगा उस थ्योरी में, तो वो किया जाएगा अगर वो आवश्यक होगा। ऐसा तो नहीं कि मान लिया कि अगर मैं ही हूं, मैं किसी चीज को सोचता हूं, जैसे कि आप एक एग्जांपल लीजिए केमिस्ट्री से, एक हम एग्जांपल लेते हैं मेंडलीव। मेंडलीव की एक आवर्त सारणी थी, पहले किसी ने आवर्त सारणी दी, मेंडलीव ने एक आवर्त सारणी बनाई, जिसमें क्या हुआ कि केमिकल्स को अलग अलग जो है ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया। फिर क्या हुआ, फिर उन्हें लगा कि नहीं भाई, हाइड्रोजन का भी तो स्थान नहीं बना और कई सारी अक्रिय गैसें जो होती हैं आपकी, उनका स्थान जो था वो प्रॉपर नहीं था, तो उसके अंदर और भी ज्यादा मॉडिफिकेशन किए गए और उसके बाद में एक मॉडिफाइड करके जो थी मेंडलीव की आवर्त सारणी बनाई गई। ठीक है ना, ये एक एग्जांपल है, माना कि मैंने यहाँ पर फिजिक्स में आपको समझाने के लिए केमिस्ट्री का थोड़ा सा पार्ट ले लिया। ठीक है, तो समझ में आइए, तो क्या होगा कि उसके अंदर एक जो होगा मॉडिफिकेशन भी किया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीजों को मैं आपको इसके अंदर कराऊंगा। अब आएगा टाइप ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स के टाइप कौन कौन से होते हैं, तो टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है आपका, क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल से जैसा कि आपके नाम से ही पता चलता है, क्लासिकल यानी कि जो फिजिक्स के बारे में जो स्टार्टिंग में जो चीजें हुई थी, ठीक है ना, तो यानी अभी इसके आगे मैं आपको डेफिनेशन में पूरा बताऊंगा, यानी कि जो पुराने समय की में जो फिजिक्स के बारे में जो भी जानकारी थी, जैसे कि आपके क्या था, साउंड थी। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर कौन कौन से आती है, साउंड है, हीट है, थर्मोडायनामिक हो गई, ठीक है ना, मैकेनिकल हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें जो यूनिट्स थी, इनका अध्ययन कहां किया गया था, इसे किसमें बांट दिया गया, क्लासिकल फिजिक्स में। यानी कि जो स्टार्टिंग का जो आपका फेज जो था फिजिक्स का, विज्ञान का जो फेज था, भौतिक विज्ञान का, जहां पर इनकी जो खोज हुई, उसे क्या बना दिया, क्लासिकल फिजिक्स एक पार्ट बना दिया, वहां पर डिवाइड कर दिया गया। अब नेक्स्ट आता है आपका मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आ गई, मॉडर्न फिजिक्स की जो हम कह सकते हैं खोज हुई या जो स्थापना जो हुई है, तो वो क्या हुई है आपकी 20वीं शताब्दी के अंदर करके 20th सेंचुरी के अंदर की गई है। ठीक है, अब इससे आगे मैं इनकी थोड़ी सी डेफिनेशन देता हूं और आपको समझाता हूं कि क्लासिकल फिजिक्स और जो है आपकी मॉडर्न फिजिक्स में क्या अंतर है और क्या है इनकी डेफिनेशन, इनके बारे में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो अभी मैं इसे रब करता हूं, अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करें और इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे इनकी डेफिनेशन समझाता हूं। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स को जो है कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, तो स्टूडेंट फिजिक्स को किस टाइप से बांटा गया, सबसे पहले बताया गया है क्लासिकल फिजिक्स। यानी क्लासिकल फिजिक्स को भी मैंने आपको बताया था, जो फिजिक्स के जो पुराने समय में, यानी जो एक बेसिक सी एक जो ना फिजिक्स के बारे में जो आपको पहले जो जानकारी हमें सबसे स्टार्टिंग में जो हमें मिली थी, जो खोजें हुई थी, जो थोड़ी पुरानी हो गई, यानी 20वीं सेंचुरी से पहले की, जो 20वीं शताब्दी से पहले जिन चीजों की खोज हुई, उन मोस्टली चीजों को कहां पर रखा गया है, आपको क्लासिकल फिजिक्स के अंदर रखा गया है। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स में क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विच डिफाइन
किस चीज को डिफाइन करती है? मैकेनिज्म को डिफाइन करती है, मशीन्स को डिफाइन करती है, मैकेनिज्म को करती है, साउंड को करती है, इलेक्ट्रिसिटी यानी जो आपका विद्युत करंट है उसे डिफाइन करती है, हीट एंड थर्मोडायनामिक, ऑप्टिक्स कौन सी होती है? जो आपके प्रकाश से रिलेटेड जो होती है, ठीक है ना, यानी ऑप्टिक्स को करती है, ऑप्टिक्स को, और फिर क्या है आपके मैग्नेटिज्म, यानी कि मैग्नेटिज्म जो उसकी यूनिट थी, इन्हें यानी कि जो 20वीं सेंचुरी से पहले जिनकी खोज करी गई थी और जिनके बारे में जानकारी इकट्ठा करी गई थी, जो जो नियम आपको बताए गए थे, वो सारे कौन से आते हैं? आपको क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आते हैं, ठीक है। अब बात आती है मॉडर्न फिजिक्स क्या हो जाएगी। मॉडर्न जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मॉडर्न यानी कि आधुनिक, यानी कि 20वीं शताब्दी पर या 20वीं शताब्दी के बाद 20वीं शताब्दी पर आकर जिन जिन चीजों की खोज करी गई है, जो पुरानी खोज हो गई थी वो हो गई थी, तो अब इसके बाद क्या होता है? नया कुछ खोजा गया। जैसे क्या क्या खोजा गया? देखो पुरानी तो सारी चीजें खोज ली गई थी लगभग, अब नया क्या खोजा गया था? एटम के बारे में, न्यूक्लियन के बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जो खोजा गया था। वैसे केमिस्ट्री से भी रिलेट करती है, बट ये फिजिक्स से भी रिलेट करती है। तो ये सारे जो पोर्शन जो थे, पार्ट थे, देखो फिजिक्स से कैसे करेंगे? अल्फा बीटा गामा आपने रेस पढ़ी थी, ठीक है ना, तो उसमें आपको क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन भी आएगा, प्रोटॉन भी आएगा, न्यूट्रॉन भी आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो रिलेट करती हैं, ये किससे बना दी? ये ब्रांच में डाल दी आपको मॉडर्न फिजिक्स में। इन्हें देख लेते हैं। द मॉडर्न फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स आइदर डेवलप इन द अर्ली 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी के आसपास में आकर जिन चीजों की जो खोज करी गई थी, वो किस चीज में यूनिट में डाली गई है? आपको कहां पर बांटी गई है? मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। इट इज द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स व्हिच डील्स विद द, क्या किस से डील करती है? आपकी किससे करती है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक कौन कौन से? एटम, न्यूक्लियाई, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ईटीसी, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और जो आपके न्यूक्लियाई से रिलेटेड जो भी चीजें और जो आधुनिकता में जो मानी गई हैं, वो सारी कहां आती हैं? आपकी किसमें आएंगी? मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ब्रांच में डाली गई है। अब नेक्स्ट आता है स्कोप ऑफ फिजिक्स। तो स्कोप क्या है? स्कोप क्या है? इन्हें भी फर्दर दो चीजों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला क्या है? माइक्रोस्कोपी, और क्या है? मैक्रोस्कोपी और माइक्रोस्कोपी। तो देखिए मैक्रोस्कोपी में क्या कर लेते हैं इसका स्कोप, यानी कि जहां पर, जैसा कि मैक्रो से मतलब आप समझ रहे हैं, यानी ओवरव्यू कह सकते हैं, या मोटा मोटा हम समझ सकते हैं, मोटा मोटा यानी कि बेसिक जो चीजें थी, और मैक्रो हो गया, और माइक्रो के अंदर क्या हो गया? माइक्रो यानी अति सूक्ष्म, इसके बारे में बहुत ही बारीकी से जहां पर अध्ययन किया जाएगा, जिन जिन चीजों में अध्ययन किया जाएगा, तो वो कहां से आते हैं? आपके माइक्रोस्कोपी के अंदर आते हैं, ठीक है। ये आपके जो बेसिक्स था फिजिक्स के आपके इस चैप्टर में, वो मैंने आपको समझा दिया है। आगे के पार्ट में अभी और कुछ जानकारी है, उन्हें देख लें।